Hello guys, today's chapter is the rise of nationalism in Europe, class 10 history, part 2. And subtopic will be the French Revolution and the idea of nation, 1789. Dear students, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था कि वहाँ की जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम को वहाँ से हटा देना और लोगों की अपनी सरकार बनाना, ये मेन उद्देश्य था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि फ्रांस के लोगों को इकट्ठा करना। दे वांट टू यूनाइटेड। तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्रीज, अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना होना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होना, इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो अपने देश के लोगों को यूनाइटेड करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। वो चाहते हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन सम मेजर्स और स्टेप्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो उन्होंने इसके लिए कुछ कदम उठाए और उन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की ताकि लोग अपने आप को ये फील करें वो यूनाइटेड हैं, एक हैं। तो क्या क्या स्टेप्स उठाए? फर्स्ट यू विल सी, दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने बोला कि ये जो जमीन है ये हमारी है, हमारे एंसेस्टर्स की, और रहने वाले लोग हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और हम सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन, है ना। दिस सिग्निफाई दैट ऑल शुड गेट इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्टेप, दे हैव मेड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्लैग बनाया था। इससे पहले राजा का फ्लैग था, उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया गया, है ना। वैसे हर एक देश का अपना नेशनल फ्लैग होता है, राजा थे उनका भी अपना फ्लैग होता था। लेकिन क्रांतिकारी लोगों ने, फ्रांस के क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया, जो राजा वाला जो फ्लैग था, राष्ट्र ध्वज था, सॉरी जो राज ध्वज था, रॉयल फ्लैग था, उसको रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर का। नेक्स्ट, थर्ड स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल वाज टर्म्ड एज नेशनल असेंबली। स्टेट्स जनरल को क्या बना दिया गया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या होती है? पार्लियामेंट होती है जो कानून बनाती है, डिसीजन लेती है। स्टेट्स जनरल आपको क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। स्टेट्स जनरल में क्या होता था? इट वाज ए पॉलिटिकल बॉडी, और जब भी राजा को कोई टैक्स वगैरह बढ़ाना होता था, डिसीजन लेना होता था, तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता था, ठीक है ना। और स्टेट्स जनरल में जो थ्री सोसाइटी के लोग था, जैसे कि कलर्जी हैं, 3 स्टेट्स है ना, कलर्जी है, नोबिलिटी है, अदर्स है। तो कलर्जी लोग इसमें कितने मेंबर्स भेजते थे इसके अंदर? 300 रिप्रेजेंटेटिव। इसी प्रकार से नोबिलिटी वाले लोग कितने भेजते थे? 300, और अदर्स वाले 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे इसमें, स्टेट्स जनरल में। लेकिन रिवोल्यूशनरी लोगों ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली। आज के बाद यानी कि पूरे देश के बारे में, फ्रांस के बारे में डिसीजन कौन लेगा? नेशनल असेंबली लेगी, यही कानून बन रहेगी। नेक्स्ट, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। नई नई स्तुतियां बनाई गई, और लोगों ने कस्में उठाई। इसके बाद जो शहीद लोग थे, मार्टर्स कमेमोरेटेड, यानी जो भी मार्टर्स थे, शहीद लोगों को याद किया गया, उनका गुणगान किया गया, है ना। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म लॉज। पहले देखो, कानून है ना, फ्रेंच सोसाइटी में कानून एक जैसे नहीं थे। जो कलर्जी है, नोबिलिटी है, उनके लिए अलग से कानून लागू होते थे, और जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे उनके लिए अलग से कानून लागू होते थे। नाउ दे इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉज। इसका मतलब है ऑल विल बी इक्वल बिफोर द लॉज, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। नेक्स्ट, दे इंट्रोड्यूस अनदर सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया? दे डिस्करेज्ड रीजनल डायलेक्ट्स। बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी फ्रांस के अलग अलग पार्ट में,
लेकिन क्रांतिकारी लोगों ने बोला कि नहीं, इतनी सारी बोलियां नहीं बोली जाएंगी और हमारी एक ही भाषा होगी, एक ही लैंग्वेज होगी और वो होगी फ्रेंच। तो इस प्रकार से दे डिस्करेज्ड डायलेक्ट्स। नेक्स्ट, कॉमन लैंग्वेज उन्होंने फ्रेंच बनाई दी है। सो इन दिस वे revolutionaries of France have taken these measures, these steps to create a sense of collective belonging, यानी कि लोगों को यूनाइटेड करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारी लोगों ने ये वाले कदम उठाए। नेक्स्ट पॉइंट, रिवोल्यूशनरीज। अब रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उनके अपने देश फ्रांस में तो उन्होंने मोनार्की सिस्टम को हटा दिया और वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी और एक्टिव सिटीजन्स को अधिकार दे दिए गए, यानी कि राइट्स दे दिए गए, राइट टू वोट दे दिया गया और काफी अधिकार दे दिए गए। अब ये चाहते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी चाहते हैं, ये क्रांतिकारी लोग चाहते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर हम क्या करेंगे, जो डेस्पोटिज्म है, निरंकुशवाद है, उसको हम खत्म करेंगे। देखिएगा, उन्होंने अपनी कंट्री में तो यानी कि जो मोनार्की सिस्टम है उसने खत्म कर दिया, लेकिन नाउ दे वांट टू एंड डेस्पोटिज्म इन एंटायर यूरोप। देखिए, उन्होंने बोला ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट है, पूरे यूरोप में जो मोनार्की सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम, उसको हम खत्म करेंगे और वहां पर रिपब्लिक टाइप गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेंगे। तो जो दूसरे आसपास की कंट्रीज, यानी फ्रांस के आसपास में जो कंट्रीज के लोग हैं वो बहुत खुश हो गए। देखिएगा, वहां के जो स्टूडेंट्स है वो खुश हो गए और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो खुश हो गए। भाई ये तो अजीब लग रहा है, यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करें तो हम खुश थोड़ी होंगे, हम तो बहुत नाराज होंगे। भाई वो देश हम पर आक्रमण करे, हम थोड़ी खुश होंगे, नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ में देखिएगा उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे हैं, यानी कि फ्रांस की आर्मी आएगी उनके देश में और उन पर अटैक करेगी और यहाँ के लोग खुश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग इसलिए खुश है कि वहां पर मोनार्की खत्म हो जाएगी और वहां पर लोगों को अधिकार मिल जाएगा और लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे, इसलिए लोग खुश हैं। और इसी खुशी के लिए उन्होंने क्या किया, दे इस्टेब्लिश जैकोबिन क्लब्स। क्या इस्टेब्लिश किया? जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश कर दिए। ये जैकोबिन क्लब्स क्या थे? ये पॉलिटिकल क्लब्स थे और जब भी फ्रेंच कोई आर्मी इनके देश में आती थी तो जैकोबिन क्लब्स उस फ्रेंच आर्मी की हेल्प करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आर्मीज है कौन कौन से कंट्री में एंट्री करती है। देखिए, बेल्जियम में जाती है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड एंड इटाली, है ना। सो ये फ्रेंच आर्मी है इन कंट्रीज में जाती है। आप थोड़ा है प्लीज मैप पर इन कंट्रीज को आप लोकेशन देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिएगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रांस है, ये वाला फ्रांस है और फ्रेंच आर्मी है जो यहाँ पर, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पर भी जाती है और इसके बाद न्यूजीलैंड के बाद ये इटाली में भी जाती है और यहाँ पर बेल्जियम में भी जाती है, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट है हॉलैंड, यहाँ पर भी जाती है। तो फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है इन कंट्रीज पर लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ द कॉमन पीपल। अब जिन कंट्रीज पर फ्रेंच आर्मी ने रूल करना शुरू किया या फिर जो जिन कंट्रीज पर फ्रेंच आर्मी का रूल एस्टेब्लिश हुआ, उन कंट्रीज के लोग क्या सोचते थे? ये सोचने लगे, अभी स्टार्टिंग में तो उनको क्या सोचते थे, दे थॉट दीज पीपल आर हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। स्टार्टिंग में वहां के लोग सोचते थे ये तो हमें स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले लोग हैं, ये तो लिए हमारे लिए स्वतंत्रता लेके आए हैं। अभी मैंने बताया था ना, ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, इसलिए तो खुश हो रहे थे कि हमें लिबर्टी मिलेंगे, हमें अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा फिर ये कॉमन लोग थे जो खुश हो रहे थे, वापिस उन्हीं के दुश्मन बन गए। फ्रेंच जो रूलर्स ने उनके दुश्मन बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने, ये लोग क्या कर रहे थे, ये सिंपल एक चीज कर रहे थे, यानी कि वहाँ के जो किंग था उसको हटा करके अपने रिलेटिव्स वगैरह को दूसरा यानी कि शासक बना रहे थे। तो इस प्रकार से कोई चेंज आया नहीं और उल्टा क्या करना शुरू कर दिया, और कुछ डिसीजन लिए गए, वहां पर टैक्स बढ़ा दिए गए और क्या किया, सेंसरशिप लागू कर दी गई। इस प्रकार से ऐसे कुछ कदम उठाए गए। वहां के आम पीपल थे, आम आदमी था, वो तो पहले तो फेवर कर रहा था फ्रेंच आर्मी का, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का मिस स्वागत कर रहा था, वेलकम कर रहा था, लेकिन अभी वो दुश्मन बन गए। यस, नेक्स्ट है
नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कई बार आदमी इतनी तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, और वो सोचता है बहुत आगे चला जाता है, और लेकिन अपने आप को वहीं पर पाता है जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर फ्रांस में ऐसा ही होता है। फ्रांस में स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है, मोनार्की है, यानी रूल ऑफ किंग। उसके बाद क्या आता है, यानी कि रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है। उसके बाद क्या स्टेब्लिश होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फिर से कौन सा सिस्टम आता है, रिपब्लिक। और रिपब्लिक के बाद एक 5 लोगों की डायरेक्टरी बना दी जाती है रूल करने के लिए फ्रांस पर, और उसके बाद वो डायरेक्टरी भी सक्सेस नहीं होती है, और फिर से नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ का रूलर बनने का चांस बन जाता है, और वो रूलर 1804 में फ्रांस का रूलर बन जाता है, और उसके बाद फिर से मोनार्की स्टेब्लिश हो जाती है। तो देखिएगा फ्रांस में जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती, मोनार्की से स्टार्ट हुई, मोनार्की पर खत्म होगी। जो लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसने बहुत अच्छे कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस के अंदर, अच्छे अच्छे सुधार इंट्रोड्यूस किए थे। और जहां पर फ्रांस ने जिस जिस देश में, यूरोपियन कंट्रीज में कब्जा किया है, और वही सुधार, वही रिफॉर्म्स उन देशों में भी लागू कर दी है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, विच रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस एज वेल एज इन अदर कंट्रीज। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। इन नेपोलियन, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नेपोलियनिक कोड भी देते हैं। ये 1804 में इंट्रोड्यूस किया था। देखिएगा, सबसे पहले उसने क्या किया, नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, he put an end to the privileges based on birth। आपको मालूम होगा फ्रेंच सोसाइटी में कलर्जी, नोबिलिटी को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, विशेषाधिकार मिले हुए थे जन्म के आधार, बाय बर्थ। यानी जिस बच्चे ने जन्म ले लिया वो उसको ऑटोमेटिक वो अधिकार मिल जाते थे, ये विशेष अधिकार थे। तो सबसे पहले नेपोलियन ने उनको एंड किया। अब बोला कि क्यों किसी को स्पेशल यानी कि प्रिविलेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले उसको एंड किया। मीन्स ही पुट एन एंड टू द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेक्स्ट, ही इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी समान रहेंगे, ये वाला भी इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने। नेक्स्ट है, पीपल वर गिवन राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था, उसको सिंप्लीफाई किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को क्या गया, सिंप्लीफाई किया गया। नेक्स्ट है, ही अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था, आपको लोगों को मालूम है, किसानों को अपने खेत में काम करना है, और उसके बाद उसके लॉर्ड्स के खेतों में भी काम करना पड़ता था, उसके घर पर काम करना है, जब वो बिल्डिंग बनाता है या सड़कें बनाता था, भी उसके घर पर काम करना पड़ता था। ये फ्यूडल सिस्टम बोला, ये भी उसने खत्म किया। नेक्स्ट है, ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। ये गिल्ड क्या होते हैं, दैट इज गिल्ड मीन्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, यानी कि जो व्यापारी लोगों का एक एसोसिएशन होता है, संघ होता है, और ये संघ क्या करता है, व्यापार से संबंधित जो भी डिसीजन है ये पूरा संघ लेता है, ये एसोसिएशन डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ के फ्रांस के राजाओं ने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और डिसीजन किसके अनुसार लिए जाते थे, किंग के अनुसार लिए जाते थे, न कि एसोसिएशन के अनुसार। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जो ये गिल्ड था इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो पाबंदियां लगा रखी थी, वो सारी हटा दी। क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि जो ट्रेड है, ट्रेड का फ्री फ्लो होना चाहिए, ट्रेड अच्छे से होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का अंकुश, किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, तो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इजी बना दिया, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सके। नेक्स्ट, कॉमन करेंसी, और नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी। These were the reforms introduced by Napoleon Bonaparte. So dear students, here we find two questions very important for exam point of view. One question, which reforms were introduced by the French revolutionaries? Sorry, which once again please try to understand. Which steps were taken by the French revolutionaries
to create a sense of collective belonging. Question 1. Next, question 2. Which reforms were introduced by Napoleon Bonaparte in France as well as other countries? These are the two questions which are very important for exam point of view. इनमें से आते रहते हैं, CBSE एग्जाम में आते रहते हैं. So dear students, thank you very much. If you really like this video, please like, share and subscribe. Thank you very much.